20वीं सदी के अंत में घातक बम धमाकों की एक श्रृंखला ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन जानलेवा मंसूबों ने 2 दशकों तक अपना आतंक कायम रखा। लेकिन यह गुमनाम दुश्मन कौन था? आइए जाने जुर्म और रहस्य की इस कहानी के गहराई में उतरते हुए। 25 मई 1978 को अमेरिका के इलिनॉइस स्थित नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक अजीब पैकेज आया, जो किसी प्रोफेसर के लिए था, मगर वापसी पता न होने की वजह से संदेहवश शुरू में सिक्योरिटी गार्ड टेरी मार्कर द्वारा खोला गया। खोलते ही उसमें धमाका हो गया। धमाके के कारण उन्हें मामूली चोटें आईं। सौभाग्य से चोटें घातक नहीं थीं, लेकिन इस घटना ने बम विस्फोटों की एक श्रृंखला की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे भविष्य में द यूनिबॉम्बर नाम दिया गया। यह घटना अमेरिकी धरती पर किए गए घरेलू आतंकवाद में से एक थी, जो 2 दशकों तक बमबारी की एक श्रृंखला में बदल गई, जिसमें प्रौद्योगिकी और औद्योगिक समाज से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। 3 साल बाद 9 मई 1981 को यूटा विश्वविद्यालय के परिसर में एक और बम विस्फोट हुआ, जिसमें जेनेट स्मिथ नामक सचिव घायल हो गई। बमबारी की यह श्रृंखला तब विनाशकारी बन गई जब 15 जून 1985 को अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 182 पर एक पैकेज बम विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए। यह द यूनिबॉम्बर के कारण हुई सबसे घातक घटनाओं में से एक थी। हमले जारी रहे और 1987 से 1995 तक 7 हमले किए गए, जिनमें 15 घायल हुए और 2 मारे गए। हर एक हमले की घटना के साथ आम जनता और खुफिया समुदाय दोनों की चिंता बढ़ती जा रही थी। इन धमाकों में इस्तेमाल किए गए पैटर्न और तरीके एक संबंध की ओर इशारा कर रहे थे। जवाब में सरकार ने विशेष रूप से FBI टास्क फोर्स स्थापित करने का फैसला लिया, जिसे शुरू में यूनाबॉम्ब टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता था। इस टास्क फोर्स में FBI एजेंटों के साथ साथ अन्य एजेंसियों और संगठनों जैसे अल्कोहल, ATF और अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा के विशेषज्ञ शामिल थे। यूनाबॉम्बर को ट्रैक करने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता को देश, राज्य और स्थानीय स्तरों पर एकत्रित किया गया। जांच के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए गए, जिनमें फोरेंसिक विशेषज्ञ, प्रोफाइलर और विश्लेषक शामिल थे। FBI ने द यूनिबॉम्बर पीड़ितों के साथ मिलकर हमलावर को समझने के लिए आपराधिक प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल और बम सबूतों का विश्लेषण किया। 1995 में उन्हें यूनिबॉम्बर से एक मैनिफेस्टो भी प्राप्त हुआ और सुरागों के लिए उसकी भाषा का विश्लेषण किया गया। मैनिफेस्टो छापने सहित एक मीडिया अभियान में जनता से मदद भी मांगी गई। जानकारी साझा करने के लिए पर्याप्त इनाम की पेशकश की गई। 1996 में सफलता तब मिली जब डेविड काजिंस्की और उनकी पत्नी लिंडा पैट्रिक को अपने भाई पर संदेह हुआ, क्योंकि यह उसकी प्रोफाइल, लेखन शैली और गतिविधियां FBI से साझा जानकारी से मेल खाती थी। इस मामले में डेविड और लिंडा ने तुरंत FBI से संपर्क किया। यूनाबॉम्ब टास्क फोर्स तुरंत उक्त स्थान पर पहुंची और 2 दशकों के बाद यूनिबॉम्बर को पकड़ने में सक्षम हुई, जो मोंटाना केबिन में रह रहा था। उसका नाम थियोडोर काजिंस्की था। थियोडोर काजिंस्की अंततः 1998 में सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1942 में शिकागो में जन्मे थियोडोर काजिंस्की ने गणित और विज्ञान में प्रारंभिक प्रतिभा दिखाई। 16 साल की उम्र में उसने गणित में हार्वर्ड छात्रवृत्ति अर्जित की। बाद में उसे PhD प्राप्त हुई। हालांकि आधुनिक तकनीक के प्रति उसका गहरा अविश्वास बढ़ता गया। 1971 में 29 साल की उम्र में उसने आधुनिक सुविधाओं को अस्वीकार करते हुए 25 वर्षों तक अलग थलग रहकर मोंटाना केबिन में जाने का फैसला किया। इस दौरान उसने औद्योगिक समाज और उसका भविष्य पर एक मैनिफेस्टो लिखा, जो उसकी प्रौद्योगिकी विरोधी विचारधारा और कट्टरपंथ को दर्शाता था। समाज यूनिबॉम्बर के कार्यों से उत्पन्न नैतिक दुविधाओं से अभी भी जूझ रहा है, जिसमें मानसिक बीमारी, उग्रवाद और हिंसा का अंतर संबंध शामिल है। यूनिबॉम्बर हमें याद दिलाता है कि आतंक अप्रत्याशित स्रोतों से आ सकता है, जो हमें कट्टरपंथ और हिंसा के मूल कारणों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे और कंटेंट के लिए प्लीज
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।